हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। हम आपको सुना रहे हैं फाइनेंस पर लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तक रिच डैड पुअर डैड हिंदी में। इस पुस्तक को हम खंडों में सुनाएंगे। पूरी किताब सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि काम की बात लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें रिवाइव नहीं लगाया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल अधिक होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज्यादा का काम था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतजार करें। माइक ने दरवाजा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थीं जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें रिवाइव नहीं लगाया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल अधिक होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए जहां से पोर्च का रास्ता था तो भी मुस्कुराए। जवाब में मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं? माइक बोला, अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति और उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वह तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। मैंने फिर से पूछा, क्या ऐसा हमेशा ही होता है? माइक बोला, हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा होता ही है। माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उससे पूछा कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे? अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानी पूर्वक उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर खुद कुछ सोच समझकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहीं कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ठीक ऐसा ही किया। मैंने फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं? माइक बोला, नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, उदाहरण के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों के दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे।
हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे, हो सकता है उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले में तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है, अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने कहा मुझे मंजूर है। माइक ने कहा मुझे भी मंजूर है। डैडी बोले बहुत बढ़िया, 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार के 3 घंटे काम करोगे। मैंने कहा पर आज तो मेरा फुटबॉल का मैच है। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए परंतु कड़क करते हुए कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मैंने फिर कहा मैंने मान लिया। फुटबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थीं। वे हमेशा कहा करती थीं कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो बड़े हो गए थे और दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थीं, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थीं, इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थीं। वे बहुत कड़क मैनेजर थीं। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को शेल्फ से उतारते, उनकी धूल साफ करते, फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेट्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआत के संस्करण में थे, पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर, सिगरेट जैसी चीजें खरीदते हैं। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहें। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे कमाना सीखना चाहता था। इसीलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैंने कहा मैं काम छोड़ रहा हूँ। लंच के समय मैंने माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था, स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं था जिसका मैं इंतजार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। मैंने गुस्से में पूछा, क्या वे मेरे उकता जाने का इंतजार कर रहे थे? माइक ने कहा, हो सकता है। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। अब तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। माइक बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। दोस्तों, माइक के डैडी ने रॉबर्ट और माइक को पैसे कमाना
सीखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, ये हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।